सोचिए, क्या हो अगर किसी देश के सबसे ताकतवर नेता को उसी के देश में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुना दी जाए। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही काल्पनिक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी बांग्लादेश की सियासत के इर्द गिर्द बुनी गई है और ये हमें दिखाती है कि सत्ता का संघर्ष मतलब पावर की लड़ाई किस हद तक जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सबसे विस्फोटक मोड़, सबसे बड़ा धमाका यहीं से शुरू होता है। एक खबर आती है, शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध में मौत की सजा। बस ये एक लाइन और पूरे देश में जैसे भूचाल आ जाता है। ये एक काल्पनिक सीन का क्लाइमैक्स है। तो सवाल ये उठता है कि कहानी इस मोड़ तक पहुंची कैसे। कहानी हमें ले जाती है 17 नवंबर 2025 की सुबह में। ढाका की हवा में एक अजीब सी ठंडी खामोशी है। सड़कें तो खाली हैं, लेकिन हर घर के अंदर लोग टीवी से चिपके हुए हैं, एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे देश का मुस्तकबिल तय करने वाला था। तो सवाल वही है, ये नौबत आई कैसे? इस फैसले तक हम पहुंचे कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की जड़ों में जाना होगा और यह समझना होगा कि शेख हसीना की शख्सियत आखिर बनी कैसे। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं सीधे बांग्लादेश के जन्म से। शेख हसीना की पहली पहचान हमेशा से राष्ट्र की बेटी की रही। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान देश के संस्थापक बंगबंधु थे। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक बहुत भारी विरासत थी जो उनके हर कदम के साथ चलती रही। उनकी जिंदगी का रास्ता 3 बड़ी घटनाओं ने तय किया। 1971 में बांग्लादेश का जन्म, फिर 1975 की वो खौफनाक रात जब वो देश से बाहर थी और उनके पिता समेत पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। 6 साल देश से बाहर रहने के बाद 1981 में जब वो ढाका लौटी तो वो सिर्फ राष्ट्र की बेटी नहीं थी, वो एक ऐसी लीडर थी जो बदला लेने नहीं बल्कि अपनी विरासत को संभालने आई थी। और कहानी के मुताबिक 1975 की उस भयंकर रात ने उन्हें जिंदगी भर के लिए 2 कड़वी सच्चाइयां सिखा दी। पहली कि सत्ता का सिंहासन असल में कांटों का ताज होता है, जितना ऊंचा उतना ही खतरनाक। और दूसरी सच्चाई कि राजनीति एक ऐसी शतरंज है जो किसी को कभी माफ नहीं करती। और कहते हैं कि यही 2 बातें उनके हर पॉलिटिकल मूव का आधार बनी। और यहीं से शुरू होता है उनके विवादास्पद शासनकाल का चैप्टर। एक लंबे संघर्ष के बाद 2009 में वो प्रधानमंत्री बनी और फिर जैसा कि ये कहानी बताती है, बांग्लादेश का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। और यहीं पर उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ थे उनके समर्थक जो पुल, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट और डिजिटल बांग्लादेश का क्रेडिट उन्हें देते थे, और दूसरी तरफ थे उनके विरोधी जो उन पर तानाशाही, विपक्ष को कुचलने और सारी ताकत अपने हाथ में रखने का इल्जाम लगाते थे। उनके सपोर्टर्स अक्सर ये कहते थे वो देश के लिए सख्त हैं, देश के खिलाफ नहीं। उनका मानना था कि देश की तरक्की के लिए इस तरह की सख्ती बहुत जरूरी थी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट उनके विरोधियों का कहना था बांग्लादेश एक इंसान की मुट्ठी में कैद हो चुका है। उनके लिए ये विकास नहीं बल्कि लोकतंत्र का खत्म होना था। सालों तक ये टकराव चलता रहा, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2024 में। ये वो साल था जब एक स्टूडेंट मूवमेंट ने एक ऐसे राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस काल्पनिक कहानी में इसे 2024 का महाविद्रोह का नाम दिया गया है। जो एक मामूली से छात्र आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया जिसने सरकार को सीधी चुनौती दे डाली। और इस विद्रोह को दबाने की जो कोशिशें हुईं, कहानी के मुताबिक गवाहों ने यह दावा किया कि 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। सोचिए, 1400 से ज्यादा, ये एक बहुत बहुत गंभीर इल्जाम था। सरकार ने कहा यह सब झूठ है और विपक्ष ने इसे नरसंहार का नाम दे दिया। इल्जाम ये भी लगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रबर बुलेट और गैस, मतलब हर तरीके का इस्तेमाल किया। और इन्हीं इल्जामों ने आगे चलकर मानवता के विरुद्ध अपराध के मुकदमे की नींव रखी। 8 अगस्त 2024 की रात कहानी में बताया गया है कि एक खास विमान चुपचाप ढाका से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। सुबह होते होते खबर फैल जाती है कि शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गई हैं और अपने पीछे छोड़ गई हैं एक अनिश्चित भविष्य और एक गुस्से से भरा हुआ राष्ट्र। उनके जाने के बाद देश में एक अजीब सा माहौल बन गया, एक अनिश्चितता का। उनकी गैर मौजूदगी में ही मुकदमा शुरू हुआ और इस मुकदमे ने देश को और भी ज्यादा बांट दिया।
अदालत एक जंग का मैदान बन चुकी थी। हर रोज नए नए सबूत पेश किए जा रहे थे। ड्रोन ऑपरेशन की रिपोर्ट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए गए ऑर्डर्स, सेना के सीक्रेट कम्युनिकेशन, वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान, इन्हीं सबको केस का आधार बनाया गया। इसी बीच देश से बाहर निर्वासन से उनका एक बयान सामने आता है। वो कहती हैं, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं, मेरे पिता की विरासत के खिलाफ है। इस एक बयान ने पूरे केस को एक नया सियासी रंग दे दिया। और आखिर में ये कहानी हमें इसे एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये न्याय था या सियासी बदला? इस काल्पनिक फैसले ने देश को सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बांटा, बल्कि एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त और इतिहास ही दे पाएगा।